चार और शुरुआत करेंगे एक इंपॉर्टेंट खबर के साथ जो कि डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है। दरअसल डिफेंस सेक्टर में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग बढ़ाया जाएगा। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन के साथ दिल्ली में लंबी बैठक हुई। इस बैठक में अगले कई सालों के रोड मैप पर सहमति भी बनी। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, बताइए क्या डिटेल्स है, अमेरिका के साथ सहयोग डिफेंस के किस किस सेगमेंट में बढ़ने वाला है? देखिए, डिफेंस जो है दो सेगमेंट में खास तौर से बढ़ाने की कोशिश है। और पहला तो ये है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी है, उसमें सहयोग बढ़ाया जाए। टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि दोनों देश मिल करके नई नई टेक्नोलॉजी विकसित करें और उसके हिसाब से डिफेंस में आपसी सहयोग बढ़ाया जाए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर के। डिफेंस प्रोडक्शन में दोनों देशों के बीच में सहयोग बढ़े। डिफेंस से जो जुड़े हुए जो भी इक्विपमेंट होते हैं, सामान होते हैं, उनका प्रोडक्शन दोनों देश मिलकर करें। उस प्रोडक्शन में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, उसमें आपसी सहयोग बढ़े। और इन दोनों को लेकर के पिछले आगे के कई सालों तक का रोड मैप एक बन रहा था, उस रोड मैप को आज बैठक में अंतिम रूप दिया गया है। एक तरह से कहें सहमति बन गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूएस डिफेंस सेक्रेटरी के बीच बैठक के दौरान। और आने वाले दिनों में उसको लागू करने पर विचार किया जाएगा। और ये जो पूरी बैठक है, ये बता दूं कि दो लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। पहली बात कि आने वाले दिनों में कुछ हफ्तों में प्रधानमंत्री अमेरिका जाने वाले हैं 22 जून को, तो उसके लिए उससे पहले ये बैठक हो रही है, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, नाटो प्लस 5 देशों में भारत को शामिल करने की चर्चा चल रही है। अमेरिका में एक खुद कमेटी ने इसकी सिफारिश की है। तो ऐसे में भारत अगर इस ग्रुप में शामिल हो जाता है तो चीन को दरकिनार करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। उस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और मेक इन इंडिया को जब सरकार बढ़ावा दे रही है, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रही है, उस लिहाज से भी ये बैठक अहम मानी जा रही है। ओके, तो इम्पोर्टेंट मीटिंग डिफेंस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर जो दोनों देशों के बीच में हुई है। शुक्रिया लक्ष्मण ये डिटेल्स बताने के लिए। और अब बात करेंगे ओडिशा में हुई ट्रेन हादसे की। ओडिशा के बालसोर में हुई ट्रेन दुर्घटना में अब तक 270 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। रेल दुर्घटना की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं और राहत कार्य को खुद देख रहे हैं। ट्रैक से मलबे को हटा दिया गया है और ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। ट्रेन दुर्घटना पर और क्या अपडेट है फिलहाल, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है संवाददाता सत्यजीत सेनापति। सत्यजीत, बताइए फिलहाल किस तरीके के हालात बने हुए हैं, क्या अपडेट है? देखिए, पहली बात है कि सबसे अच्छी बात की जो रूट पे एक्सीडेंट हुआ था, मैं विजुअल भी दिखाऊंगा। देखिए, ये रूट पे अभी ट्रेन आना जाना शुरू हो गया है। मतलब जो अप एंड डाउन ये दोनों जो लाइन था वहाँ पर वो पैसेंजर ट्रेन जो है वो जा रहा है और आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब एक्सीडेंट के बाद से ट्रेन रुका हुआ था, ट्रेन नहीं जा पाता, पूरा ट्रैक जो उखड़ गया था। लेकिन दो दिन के अंदर ही पूरा काम रेलवे के एक बड़े टीम ने पूरा काम किया है और उसके साथ देखेंगे तो अभी ट्रेन जाना आना शुरू हो रहा है। हम घटना स्थल की जो कुछ तस्वीर आपको दिखाएंगे, वहाँ पर अभी भी रेस्ट्रिक्शन का काम चल रहा है। हालांकि अभी जो ट्रैक बनाया गया है वो टेम्पररी की तरफ से टेम्पररी ट्रैक बनाया गया है जहाँ पर ट्रेन आना जाना कर रहा है, लेकिन परमानेंटली इसको जांच हो रहा है और उसके साथ पूरा ट्रैक बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो कैसे काम चल रहा है, बहुत सारे लोग भी जुटे हुए हैं और काम भी हो रहा है। और इसके साथ जो रेलवे के इंक्वायरी है, जो सेफ्टी कमिश्नर है वो खुद आए थे यहाँ पर। आने के बाद वो घटनास्थल को देखे, समझे, बात किए सबके साथ और क्या हुआ है, कैसे हुआ है और क्यों हुआ है, ये सबको जांच किया जा रहा है। और जो सूचना भी है, सीबीआई की टीम भी हो सके तो आज शाम के भीतर भी यहाँ आ सकता है सीबीआई की स्पेशल टीम, जो वो भी आके इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि कल रेल मंत्री ने सीबीआई को ये केस हस्तांतर किया है। इसलिए सीबीआई की टीम भी यहाँ पर आ रहे हैं और वो भी इंक्वायरी करेंगे कैसे ये घटना घटी। क्योंकि देखिए, जो हम ट्रैक आपको दिखा रहे हैं ये है वही ट्रैक जिस ट्रैक पे ये घटना घटी। सबसे बड़ी बात ये है कि जब एक लूप लाइन पे मालवाही गाड़ी खड़ा था तो करमंडल को सीधे जो लाइन था उसी में जाना था, लेकिन वो रिजर्व लाइन को कैसे क्रॉस किया और उसके साथ अगर ट्रैक बदला नहीं गया था तो कैसे ग्रीन सिग्नल मिला, ये सबसे बड़ी सवाल अब सबके लिए खड़ा हुआ है और इसको लेकर ही वो इंक्वायरी किया जा रहा है। एक्चुअली ये हुआ कैसे, इसके पीछे क्या कारण है और ये एक कौन सी मैनमेड है और फिर ये कौन सी मेशनरी
फेल है। ये सब अब प्रश्न खड़ा हुआ है, जिसको लेकर ये तदंत हो रहा है और आप विजुअल भी देख रहे हैं कैसे अब इंक्वायरी हो रहा है। और जो रेल के बड़े अधिकारी हैं वो है सेफ्टी कमिश्नर यहाँ पर मौजूद हैं, और कुछ देर पहले जो रेलवे मिनिस्टर भी यहाँ जी। पर थे, लेकिन अभी वो भुवनेश्वर के रेल सदन में हैं और वो भी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सीबीआई टीम आएगा और क्या इंक्वायरी करेगा, इसके ऊपर भी ध्यान है। देखना चाहिए कि बिल्कुल, ये पूरा मामला अब सीबीआई के हाथों में जा चुका है। सीबीआई इंक्वायरी करेगी कि किसकी गलती रही और कहां पर खामी रही जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ। लेकिन आवाजाही अब ट्रेनों की शुरू हो चुकी है उस रूट पर। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और जो अपडेट रहेगी वो आपके सामने लेकर आएंगे। शुक्रिया सत्यजीत आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। आगे बढ़ेंगे और घरेलू रूट्स पर बेकाबू और आसमान छूती हवाई किरायों पर सरकार ने एयरलाइंस को सख्त निर्देश दिए हैं। सरकार ने किराए कंट्रोल में रखने के लिए कहा है। आज इसको लेकर एक अहम बैठक भी हुई थी। इसमें क्या कुछ हुआ जानते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, बताइए क्या कुछ रहा इस मीटिंग में, क्या उम्मीद करनी चाहिए? जी, पिछले कुछ समय से बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही थी जहां कुछ रूट्स पर जो हवाई किराए हैं वो 30,000, 40,000, यहाँ तक 50,000 तक पहुंच चुके हैं। और इसीलिए विमानन मंत्रालय की तरफ से एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कि जो तमाम एयरलाइंस हैं उनके प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। और सरकार ने सबसे पहले एक प्रेजेंटेशन दिया और कहा कि कुछ खास विशेष रूट्स पर अगर आप नजर डालें, जैसे कि दिल्ली लेह हो गया, दिल्ली अहमदाबाद हो गया, पुणे हो गया, दिल्ली मुंबई हो गया, तो पिछले कुछ समय में इनके किराए बहुत ज्यादा बढ़े हैं और इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि आम आदमी के लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा है। तो समर के सीजन में, चूंकि पीक ट्रैवल सीजन है, एयरलाइंस को थोड़ी सी जो है रैशनल थिंकिंग करनी चाहिए और जो है किराए एक सीमा से ज्यादा बढ़ने नहीं देने चाहिए। इस पर जो एयरलाइंस की तरफ से दलील दी गई कि जो कुल सीट्स हैं उनका एक बहुत छोटा सा हिस्सा वे हाई फेयर ब्रैकेट में रखते हैं। तो सरकार की तरफ से यह कहा गया कि वो छोटा सा हिस्सा भी हाई फेयर ब्रैकेट में ना रखे, कम से कम इतना ज्यादा ना हो कि किसी को अगर इमरजेंसी में कहीं ट्रैवल करना पड़े तो उसके लिए संभव ना हो सके। तो हवाई जो किराए हैं उनको अगले कुछ समय के लिए नियंत्रित करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा 2-3 और मुद्दों पर चर्चा हुई। उड़ीसा के जो दुर्घटना हुई, रेल दुर्घटना हुई, उसके बाद से जिस तरीके से वहां पे भुवनेश्वर को जाने वाली, चाहे दिल्ली भुवनेश्वर हो या कोलकाता से हो या फिर कहीं और से हो, जो उस रूट्स पे जो है वो किसी तरह से जो किराया है बहुत ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए जरूरत पड़े तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं एयरलाइंस, ऐसा कहा गया सरकार की तरफ से। और गो फर्स्ट की जो खाली की गई रूट्स है वहां पर भी एक एक्शन प्लान माना गया कि अगर वो जो बाकी एयरलाइंस है वो किस तरीके से इस गैप को फिल करना चाहती है, इसको लेकर वे अपनी योजना बनाए। तो कुल मिलाकर एक टाइम बाउंड मैनर में हवाई किराए कम करने पर चर्चा हुई आज की इस बैठक में। ओके, तो आसमान छूती कीमतों पर ये हुई है मीटिंग। एक्सपेक्ट करना चाहिए कि कुछ राहत यहां पर मिले। एयरलाइंस को निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं मार्केट अपडेट की। आज के बाजार की शुरुआती तेजी के बाद बाजार में ऊपरी स्तरों से थोड़ी मुनाफा वसूली रही। हालांकि फाइनली मार्केट हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 240 अंक चढ़कर बंद हुआ 62,787 पर। वहीं निफ्टी 60 अंक बढ़कर 18,594 पर क्लोज हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी हमने ऑटो, एनर्जी, इंफ्रा स्टॉक्स में देखी। रियल्टी, फार्मा, मेटल इंडेक्स भी बढ़त के साथ बंद हुए आज के बाजार में। और अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े इंटरव्यू की। मॉर्गन स्टैनले के एमडी रिधम देसाई ने किसी बिजनेस चैनल को सबसे बड़ा और सबसे पहला इंटरव्यू दिया है। सीएनबी से आवाज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगला दशक भारत का होगा और बाजार की तेजी तो अभी बस शुरू हुई है। मुझे तो जैसा लग रहा है कि शुरुआत हुई है, एक न्यू हाई बैठेगा, उसके ऊपर बाजार जाएगा, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगा ना अनुज, मेरे हिसाब से कि ये प्रॉब्लम नहीं कह सकते हैं उसको, लेकिन जो क्या मैं जो मानता हूँ कि ये साल के अंत तक मार्केट ये अनुमान करने लगेगा कि 2024 में ये देश में वापस एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट आने वाली है। और अगर वो अनुमान बाजार ने कर दिया ओके किसी कारणवश, तो फिर मार्केट वो ऊंचाई पे आ जाएगा। और फिर वो जैसे 2014 में हुआ था, तो वो वहाँ से फिर मार्केट थोड़ा पहले सब कुछ प्राइसिंग कर लेगा। और इधर भारत की इकोनॉमी को लेकर सुपर बुलिश है। उनका मानना है कि बैंक, एनबीएफसी, ऑटो में बड़ी तेजी आएगी। अगर आप 12 महीने 6 और 12 महीने की बात करें तो मुझे एनबीएफसी में ज़्यादा तेजी लग रही है, क्योंकि अगर आरबीआई ने पॉज कर लिया है, जैसे हमारा मानना है कि अब आगे कोई उनकी रेट हाइक्स बची नहीं है, तो जो होलसेल लेंडर्स हैं उनकी जो फंडिंग कॉस्ट है वो अब या तो फ्लैटन आउट हो जाएगी या तो गिरने लगेगी। बैंक्स में क्या होता है कि उनकी डिपॉजिट्स की जो मेच्योरिटी है वो 1 साल की होती है, तो उनका अभी रिप्राइसिंग शुरू हुआ है, तो उनकी लायबिलिटी कॉस्ट, फंडिंग कॉस्ट बढ़ेगी, तो उनकी मार्जिन में थोड़ा सा कंप्रेशन आएगा। तो एनबीएफसी और बैंक्स की मैं अगर तुलना करूं तो मुझे एनबीएफसी ज़्यादा पसंद है। तो ये जो
नॉन स्टेपल कंजम्पशन, जिसको हम डिस्क्रेशनरी कंजम कहते हैं, उसमें बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाली है। वो $600 का जो आंकड़ा है आज का, वो जाके अगले 10 साल में करीबन $3,500 हो जाएगा। तो आप 6 गुना वहाँ पे ग्रोथ लगाओगे, तो आप देख लो कितना होता है प्रति साल। उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है ना, हर एक कंपनी को जो कंजम्पशन सेक्टर में, उसको ये महसूस होगी। और 10 साल में और कितना बदलेगा भारत और ब्रांड इंडिया का दुनिया में कैसा बजे डंका, बदलते भारत की कहानी सुनेंगे रिधम की जुबानी आज शाम 7:57 पर। अभी मार्केट को लेकर डरना नहीं है। मैं रोज सवेरे उठ के मेरे हाथ पे चिमटी देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही तेजी में हूँ। मुझे तो जैसा लग रहा है कि शुरुआत हुई है, एक न्यू हाई बैठेगा, उसके ऊपर बाजार जाएगा। बैंकों में इतनी बड़ी तेजी आई है। अगर आप 12 महीने 6 और 12 महीने की बात करें तो मुझे NBFC में ज़्यादा तेजी लग रही है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम रिटर्न। इस समय इंडियन IT को लेकर क्या व्यू बन रहा है? तो मेरे हिसाब से ये भाव में आ गया है। US रिसेशन इज प्राइस। ब्रांड इंडिया की कहानी मेरी जुबानी। ओके, तो ये रिधम के साथ जो खास बातचीत हुई है, पूरा कॉन्वर्सेशन आप देख सकते हैं आज रात 7:57 यानी 8 बजे CNBC आवाज पर। चलिए रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पर आप देख रहे हैं आवाज समाचार और कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। और ग्राहकों को बैंक के मामलों में शिकायत निपटाने से ज्यादा अधिकार मिल सकते हैं। दरअसल रिजर्व बैंक की तरफ से बनी कमेटी ने सिफारिश की है। इन सिफारिशों में क्या कहा गया है बताने के लिए हमारे साथ लक्ष्मण रॉय हैं। तो लक्ष्मण बताइए, ग्राहक के हाथ मजबूत करने के लिए RBI कमेटी ने क्या कदम उठाए हैं, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, जो RBI की तरफ से कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने अपनी जो सिफारिश दी है ग्राहकों के अधिकार को मजबूत करने के लिए, उसमें 2 तरह की सिफारिशें हैं। पहली सिफारिश जो बड़े पैमाने पर या फिर बड़ी बड़ी बातें कही गई। मिसाल के तौर पर कहा गया है कि ग्राहकों को शिकायत निपटाने का अधिकार मिले, यानी कंज्यूमर को उनके ग्रीवांस रिड्रेसल का राइट मिले, राइट टू ग्रीवांस रिड्रेसल मिले। ये अपने आप एक नई बात कही, यानी हर हाल में कंज्यूमर की शिकायतों को आपको निपटाना होगा, उसमें कोई आनाकानी नहीं चलेगी। दूसरी बात कि ग्राहकों के लिए एक नया चार्टर बने, कस्टमर का कैसे ख्याल रखना है, उनके हितों का कैसे ध्यान रखना है, उसका एक नया चार्टर बनाया जाए जिसको लागू भी किया जाए जमीन पर। तीसरी बात, नो योर कस्टमर जो KYC होते हैं, हर बैंक अकाउंट में जाएंगे तो हर अलग से KYC ना हो, एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हो, और उस सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस से जहां भी आप बैंक में कोई भी कामकाज करें, वहां से आपको डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल कर लिया जाए, आपको बार बार KYC के लिए ना कहा जाए। RBI ओम्बड्समैन को मजबूत किया जाए। इसके अलावा इस कमेटी की सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी वो ये कि जो हम आप 2-4 हो रहे थे जिन समस्याओं से, उन समस्याओं के बारे में भी काफी गहनता सिफारिश की। मिसाल के तौर पर ये कह रहे हैं कि ग्राहकों को जो डेटा है उसको सुरक्षित रखा जाए। होम लोन किसी ने चुका दिया है तो चुकाने के बाद उसको बैंक की ठोकरें ना खानी पड़े कि उसके डॉक्यूमेंट कब मिलेंगे। एक तय समय सीमा रख दी जाए कि इस समय सीमा के भीतर आपको हर हाल में प्रॉपर्टी के दस्तावेज बैंक को वापस करने होंगे। अगर बैंक दस्तावेज खो देता है तो उसके लिए भी गारंटी बैंक की होगी, बैंक की जिम्मेदारी होगी ग्राहकों को डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के दे। डिपॉजिट अकाउंट खोलने के वक्त नॉमिनी की जरूरत हो, जरूरी नॉमिनी है, लेकिन नॉमिनी जब आए क्लेम करने के लिए तो बैंक अकाउंट, बैंक ब्रांच जाना जरूरी ना हो, ऑनलाइन ही क्लेम कर सके नॉमिनी, इसकी व्यवस्था करिए। अलग अलग सर्विस के एवज में बैंक अलग अलग जो चार्जेस लेते हैं वो भी कमेटी को लगता है काफी ज्यादा है, उसको भी रेशनलाइज करने की बात कही गई। यानी मुझे लगता है कि मोटी बात से लेकर छोटी बात जो हर कस्टमर को बैंकों में दिक्कतें होती है उसको निपटाने के लिए कमेटी ने सिफारिश की है। अब RBI ने सिफारिश को पब्लिक डोमेन में डाला है लोगों की राय जानने के लिए। उनकी राय आने के बाद फिर RBI अंतिम फैसला लेगा। ठीक है, शुक्रिया आपका लक्ष्मण, डिटेल्स बताने के लिए। तो RBI ने जो कमेटी है उन्होंने सिफारिश की है कस्टमर्स को और मजबूत करने के लिए, उनके जो भी
शिकायतें हों यानी कस्टमर की जो भी कंप्लेंट्स हो उनको सर्विस करने का तरीका दरअसल यहाँ से बदलता हुआ दिखाई देगा। आगे बढ़ेंगे और भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के पूर्व अध्यक्ष और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल रेसलर्स साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट अपनी नौकरी पर लौट गए हैं। तीनों रेलवे में नौकरी करते हैं। हालांकि साक्षी ने कहा है कि न्याय मिलने तक उनका सत्याग्रह चलता रहेगा। और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस साल विश्व पर्यावरण दिवस का विषय सिंगल यूज प्लास्टिक से छुटकारा पाना है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में दुनिया बात कर रही है, लेकिन भारत पिछले 4-5 सालों से लगातार इस दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2018 में भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक से छुटकारा पाने के लिए 2 स्तरों पर काम करना शुरू कर दिया था। एक तरफ सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया और दूसरी तरफ प्लास्टिक रिसाइकलिंग को अनिवार्य बना दिया। और प्लास्टिक का धड़ल्ले से इस्तेमाल कैसे घोल रहा है आपकी सांसों में जहर, और सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से कैसे मिल रहा है कैंसर का डोज। आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 5:57